How are you, students? Here we are continue the NCERT social science books in history of chapter first, the rise of nationalism in Europe. And this is the part 6 of this chapter. Before this part, friends, we have read about the different revolution which was held in France during the 1830 up to 1848. So guys, listen. बच्चों, हमने पढ़ा था 1830 से 1848 के बीच जो यूरोप में आपकी क्रांतियाँ हुई थी उनके बारे में, कि पहली जो आपका फर्स्ट विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था यूरोप में, और उसमें बोरबन किंग को हटा दिया गया था। क्रांतिकारियों के द्वारा एक संविधान की स्थापना की गई थी जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स बनाया गया था। और जुलाई क्रांति में ही आपका ब्रुसेल्स में भी हिंसा हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था उससे बेल्जियम अलग हो गया था। फिर उसके बाद बच्चों ग्रीक रिवॉल्यूशन हुई थी, और ग्रीक जो कि आपका ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और फिर बाद में उसने 1824 में मतलब 1821 में अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड की, और कुछ यूरोपियंस की वजह से जो ग्रीक था वो अपनी फ्रीडम पाने में सफल हो गया था। और लास्ट में 1832 में एक कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप जो आपका ग्रीक था वो फ्री हो गया, स्वतंत्र। और बच्चों फिर बाद में यूरोप के लोगों के बीच में रोमांटिसिज्म की जो इमेजिनेशन थी वो डेवलप हुई, कि है ना। और इसका मतलब था कि लोगों में फोल्क डांस और फोल्क कल्चर और फोल्क सॉन्ग के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जाए, उन लोगों को उन्हें पढ़कर सुनाया जाए, उन्हें गाकर सुनाया जाए, ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक प्रेम जो है वो डेवलप हो और वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और इसके लिए बच्चों बहुत सारे जो आपके एफर्ट्स से वो किए गए थे। जो आपका कैरोल कोरपिंस्की था, उसने म्यूज़िक के थ्रू अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को और लोगों में जगाया था। और एक जर्मन फिलोसोफर था जोहान गॉटिफाइड, उसने भी यानी कि जो पुराने फोल्क डांस और फोल्क संस्कृति थी, आपकी कल्चर थी, वो सभी को मतलब लोगों के बीच जाकर गाया और सुनाया, ताकि जो लोग हैं वो अपने अंदर एक राष्ट्र के प्रति जो है वो आदर की भावना रख सकें, या एक फीलिंग जो है वो क्रिएट कर सकें। इसके अलावा बच्चों जो रसिया था उसने पोलैंड को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और ज़बरदस्ती रूसी भाषा को पोलैंड वासियों पर थोप दिया था। लेकिन बाद में जो पोलैंड वासी थे वो अपनी लैंग्वेज यानी कि पॉलिश को ही फॉलो करते रहे स्कूल वगैरह में और भी गवर्नमेंट चीज़ों में। तो तब जो रसियन थे उन्होंने उनका दमन किया और ज़बरदस्ती रूसी लैंग्वेज को उन पर थोपा था, और जो भी इस तरह की कोशिश करता तो उसे ले जाकर साइबेरिया में, जो कि सबसे ठंडा पैलेस था, वहाँ पर उन्हें सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। यानी कि उस समय यूरोप में भूखमरी फैली हुई थी, बहुत सारी जो लोग थे वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, और इसी का विरोध करने के लिए एक बड़ी रिवॉल्ट हुई। द 1830 ईयर्स वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो दशक था वो यूरोप में बहुत बड़ी कठिनाइयों को लेकर आया था। दी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw an enormous increase in population all over world। बच्चों 19th century के फर्स्ट हाफ में यूरोप में बहुत ज़्यादा तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर पॉपुलेशन
मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादातर देशों में जो जॉब करने वाले थे बच्चों, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब इतनी जॉब नहीं थी, इतनी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई थी जॉब करने वालों की। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड इस्लाम, और जो लोग थे, पॉपुलेशन बढ़ने से जो लोग थे वो अब गांव से शहरों की तरफ आने लगे और गंदी बस्तियों में रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर माइग्रेट टू सिटी, स्मॉल प्रोड्यूसर in town were often faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England, और जो छोटे प्रोड्यूसर थे यूरोप के, उन्हें बच्चों इंग्लैंड से जो मशीनों से जो सामान तैयार किया जाता था, कपड़ा, उससे उनको कंपटीशन करना पड़ता था। क्योंकि है ना, जो इंग्लैंड में कपड़ा बनता था मशीनों से या और कोई भी चीज़, वो आपकी जल्दी बनती थी और चीप होती थी। लेकिन और जगहों पर जो सामान तैयार होता था या कपड़ा, वो हाथ से बनता था और काफ़ी महंगा होता था। इसलिए जो छोटे प्रोड्यूसर थे वो इंग्लैंड की बनी हुई चीज़ों से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे। और इंग्लैंड जहाँ पर सबसे पहले आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, यानी कि पहली जगह थी इंग्लैंड जहाँ पर आपकी फैक्ट्री सेटअप हुई थी। दिस वॉज एज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मशीनाइज्ड। और ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बनाने वाला जो आपका क्षेत्र था, उसमें इस तरह के कंपटीशन का लोग जो थे वो सामना कर रहे थे, जहाँ पर जो लोग थे वो घरों में और छोटी वर्कशॉप में उस तरह मतलब जो कपड़ा तैयार करते थे हाथों से, उस और मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। तो इस तरह के जो लोग थे वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इन दोस रीजन ऑफ यूरोप वेयर दी एरिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed power, peasant struggle under the burden of feudal dues and obligation। और इसी के साथ साथ बच्चों जो यूरोप के और भी जगह थी जहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थे, कुलीन वर्ग, जमींदार वगैरह, कम कुछ लोगों का समूह जो था वो अपने मतलब पावर को एंजॉय करते थे, जबकि जो आपके पीसेंट थे उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती थी। और क्योंकि वो फ्यूडल ड्यू से जमींदारों के तले दबे हुए थे और साथ ही साथ उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पैपरिज्म इन टाउन एंड सिटी। और बच्चों एक किसी पर्टिकुलर ईयर में जब फसल खराब हो जाती तो फूड के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे और इसी वजह से शहर और गांव में व्यापक गरीबी जो थी वो फैल जाती थी। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the road। 1848 का जो 1848 का जो ईयर था वो उनमें से एक था बच्चों, जहाँ पर मतलब भोजन की उस समय जो भोजन की थी वो कमी हो गई और बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैल गई थी और इससे जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप्स वॉज फोर्स टू फ्ली। और इसी के चलते जो जनता थी उसने बैरिकेड्स तोड़ दिए और जो लुई फिलिप्स था, जो कि फ्रांस का आपका चांसलर बनाया गया था, उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा था। आ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड आ रिपब्लिक, ग्रांटेड सरफेस टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। और जो इसी को देखते हुए जो नेशनल असेंबली थी उसने एक रिपब्लिक की घोषणा की और जो 21 ईयर से अब के जो लोग थे एडल्ट वयस्क, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दिया और काम का भी अधिकार देने का मतलब उन्होंने गारंटी ली और नेशनल वर्कशॉप जो थी वो खोली गई
ताकि जो रोजगार है वो सेटअप किया जा सके। अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। अगर बात करें बच्चों तो 1845 से पहले जो सिलेसिया के जो बुनकारे थे, बुनकर कपड़ा बुनने वाले, उन्होंने अपने जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, उनके अगेंस्ट क्रांति कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उन्हें मतलब कच्चा माल देते थे और उन्हें मतलब तैयार माल का ऑर्डर भी देते थे कि है ना, आपको ये कच्चा माल दे दिया इतना और इतना सामान आपको इसमें तैयार करना है कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन उनकी जो पेमेंट्स थी वो बहुत ही कम थी, उनको बहुत कम पेमेंट्स देते थे लोगों को ये कॉन्ट्रैक्टर। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसिया ब्लेज एज फॉलोज। और फिर एक पत्रकार था बच्चों जिसका नाम आपका विल्हेम वुल्फ था, उसने एक ऐसी ही घटना को दिखाया जो कि सिलेसिया के गांव में हुई थी। इन दिस ब्लेज विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the worker is extreme। बच्चों कुछ मतलब इन गांव में जो कि लगभग जिनकी कुल आबादी 18,000 समथिंग थी और सूती कपड़ा बुनने का जो काम था सबसे ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ था। और उसके बावजूद भी मतलब जो वर्कर्स थे वो काफ़ी गरीबी में मतलब जीते थे, हालत बहुत बेकार थी उनकी। द डेस्परेट नीड फॉर फूड्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज of why the contractor to reduce the price of the goods they order। और काम के लिए जो लोग काम करना चाहते थे, उन लोगों का काम के लिए जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे और काम कम था, तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो ठेकेदार थे उन्होंने माल की कीमतें गिरा दी थी। On 4 July at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up a mission of their contractor demanding higher wages। और इसी को देखते हुए, इसी के परिणाम स्वरूप यानी कि 4 जून को, और टाइम जो था वो 2 PM था, 2 बजे, जो आपके वीवर्स की जो भीड़ थी वो अपने घरों से निकली और उन्होंने, और ठेकेदार के जो घर थे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनकी कोठियों के सामने पहुंच गई थी और डिमांड करने लगी कि उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए। दे वर ट्रीट विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिव। लेकिन और उनके साथ बहुत ही बुरा जो था व्यवहार किया जाता था, कभी उन्हें पीटा जाता था, कभी और भी टॉर्चर्स वगैरह किए जाते थे। इसी के साथ अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू हाउस स्मेट्स इस एलिगेंट्स विंडो पेन्स फर्नीचर प्रोक्लेन। इसके बाद जो लोगों की भीड़ थी वो घरों में घुस गई और खिड़कियां और जो फर्नीचर्स थे उनको, चीनी मिट्टी की बनी हुई जो चीज़ें थी उनको उन्होंने तोड़ दिया था। पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लिंडर्ड इट ऑफ द सप्लाई ऑफ क्लोथ विच दे टोर्स टू थ्रेड्स। और एक दूसरा जो समूह था वो भंडार गृह में घुस गया और कपड़ों के जो भंडार थे उनको लूट लिया और उनको नष्ट कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया था। द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later having requisitioned the army। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने परिवार के साथ पास के गांव में भाग गए, और लेकिन जो पास के गांव वाले जो थे उन्होंने उनको मतलब शरण देने से भी मना कर दिया
और ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विजिशन दी आर्मी। और उसके बाद जो जमींदार था वो 24 आवर्स के बाद मतलब आर्मी के साथ जो लौटा था। इन दी एक्सचेंज डेट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। और इस लड़ाई में, ये जो लड़ाई हुई थी इसमें मतलब टकराव में जो 11 बुनकर थे वो मारे गए थे। बच्चों थैंक यू।